हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सीजी टेट के PYQ सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका PYQ होगा वो 2014 जो प्राइमरी लेवल में पूछे गए CDP के क्वेश्चन थे, उन्हें हम आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ये आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको 2012 से लेकर 2024 तक के सभी प्रकार के PYQs मिल जाएंगे। और जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले की क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सभी प्रकार की क्लासेस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी प्रकार के PYQs हैं उन्हें सॉल्व करने से आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से या फिर तार्किक अक्षमता से? तो हमने जितने भी विकार से संबंधित कठिनाइयाँ थी उसके बारे में भी मैंने एक क्लास में बताया था। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के नाम से आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो डिसलेक्सिया का जो संबंध होता है वो आपके पढ़ने की अक्षमता से होता है। वही अगर आपका लिखने की अक्षमता से जो संबंधित है उसे आपका डिस्ग्राफिया कहा जाएगा। तो इसे भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पढ़ने की अक्षमता से। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। साथ ही साथ आप भी इन सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करके, या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को किसे बढ़ावा देना चाहिए? तो आप प्रतिस्पर्धा को नहीं दे सकते। और कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, ये भी आपका इसमें गलत हो जाएगा। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करना, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसमें सही हो जाएगा। और कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करें। किसी भी बच्चों को आप लेबल के तौर पर उसे नहीं बता सकते, क्योंकि हर कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है। किसी एक बच्चे को अगर आप प्रतिभाशाली कहेंगे तो इससे दूसरे बच्चे डिमोटिवेट होंगे। इसीलिए आपको किसी भी बच्चों पर लेबलिंग नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करना। इसे आपके शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वच्छ वातावरण, आदर्श अध्यापक या फिर पुरस्कार और दंड। तो अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व कौन से है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कुशल मुख्य अध्यापक भी सही हो जाएगा, स्कूल का स्वस्थ वातावरण भी सही हो जाएगा, आदर्श अध्यापक भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें पुरस्कार एक प्रकार से सही आंसर है, लेकिन जो दंड है उसे आपका नहीं माना जाएगा। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग व्यापम ने इसमें उपरोक्त सभी को आंसर लिया था, तो इसीलिए उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन जो दंड है, दंड आप किसी भी बच्चों को नहीं दे सकते। इसीलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तीनों इसमें सही हैं। इसमें पुरस्कार भी सही है, लेकिन दंड को आप छोड़ सकते हैं। तो अनुशासन के लिए मुख्य तत्व में इन सभी को व्यापम ने लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण कौन सा है? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। तो एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण आपको बताना है। तो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण भी पाया जाना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार भी, और बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान भी। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बताए जा रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ भी यहाँ पर आपको आंसर बताए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट, टर्मन, टेलर या फिर मार्टिस। तो कथन से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये जो कथन दिया गया है वो दिया गया है आपके सिरिल बर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे या फिर उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। किसी भी बच्चे की समस्या को देखकर आपको उसे किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसे डांटना भी नहीं चाहिए, ना ही उसके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए। जितना आप उससे बातचीत करेंगे, उससे आप उसकी परेशानी को हल कर पाएंगे, इससे ही आप उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पियाजे से संबंधित क्वेश्चन। पियाजे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने देखा था, जो 2012 में पूछे गए क्वेश्चन थे, उनमें भी आपके पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पियाजे वाली क्लास भी आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पूरे डिटेल से वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। तो इसमें लिखा गया है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदीगामक अवस्था, संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक? तो जो आपका अमूर्त और तार्किक चिंतन आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर या फिर प्रेक्षण के आधार पर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रेक्षण के आधार पर कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना या फिर संस्कृति का परिष्करण या फिर उपरोक्त सभी? तो संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सभी इसमें सही हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कोमल शिल्प उपागम से संबंधित है, रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से? तो कोमल शिल्प उपागम जो संबंधित होते हैं वो आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग हैं वो आपके कोमल शिल्प उपागम से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है या फिर वह संतुलित व्यवहार रखती है? तो जिसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, यहाँ पर लिखा गया भावनात्मक बुद्धि लब्धांक, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर सिर्फ बुद्धि लब्धांक ऊंचा है यह आपसे पूछा जाता तो आप इसमें उच्च बुद्धि वाली है इसे आप सही टिक लगा सकते थे। लेकिन अगर आपसे भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है ये पूछा गया है तो वहां पर आप वह संतुलित व्यवहार रखती है इसे आपका सही आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है उसे भी आपको अच्छे से समझना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जाता है, ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जाता है, ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वस्तुनिष्ठता के कारण अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, ये तीनों ही आपके इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। विद्यालय का कार्य क्या होता है? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी? तो विद्यालय का प्रथम एवं प्रमुख कार्य बालकों का बौद्धिक विकास करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति? तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन सा हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक जो होता है वो होता है आपका शिक्षा। शिक्षा बालक के सामाजिक गुणों का विकास करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी शिक्षा आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर दिल्ली में?
तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान जो आपका स्थित है वो आपका स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। और यह जो संस्थान होता है वो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करता है। तो इसे भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा के व्यवहार को उचित दिशा में परिवर्तित करना। और शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रमुख अंग होते हैं, वो तीनों अंग ही आपके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर। जहां पर भी आपको केवल जैसे शब्द दिखे वो आपका गलत ही होता है। योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या फिर केवल सीखने की योग्यता। तो ऑप्शंस देखकर ही समझ आ रहा है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। जो प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसे आपका सुमेलित करना है। तो रिपब्लिक के आगे लिखा गया है जॉन डेवी, एमिल एंड एजुकेशन के अंतर्गत लिखा गया दयानंद सरस्वती, द स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत प्लेटो और संख्या विधि के अंतर्गत रूसो लिखा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं BCD, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो रिपब्लिक है उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, रिपब्लिक के अंतर्गत आएगा प्लेटो, तो ए का आपका हो जाएगा 3। वहीं एमिल एंड एजुकेशन के अंतर्गत आपका आएगा रूसो, तो बी का आपका होगा 4। द स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत आपका जॉन डेवी आ जाएगा, तो सी का आपका हो जाएगा 1। वहीं डी का आपका जो संध्या विधि है उसके अंतर्गत आपका आएगा दयानंद सरस्वती। तो 3, 4, 1, 2 जो आपका है वो इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक या फिर अरस्तु। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रोबेल। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनेंगे, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपसे सभी क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। सीरियल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सीरियल बर्ट है उनके अनुसार पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 85 से कम। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, सत्य धारणा या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह आपका हो जाएगा, ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है, क्योंकि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि लड़के भी गणित में कमजोर हो सकते हैं और लड़कियां भी, इसीलिए इसे जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित होती है और ये एक रूढ़िगत धारणा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। जो कार्य लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, तो ये एक रूढ़िवादी धारणा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 110 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। जो सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अन्य बालकों से प्रतिभावान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षक केंद्रित होते हैं, शिक्षा बाल केंद्रित होती है या फिर शिक्षा व्यवहारवादी होती है। सृजनवाद होता है वो आपके व्यक्तिगत विकास पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत आपका शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है बालक का विकास करना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा एक बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे की संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा?
जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, या फिर बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, या फिर जब जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो बच्चे की संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से कब होगा? तो ये आपका होगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या फिर महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो बच्चे में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक होना जरूरी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा, और ये सभी आपके गलत आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। भारत में शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर अब्दुल कलाम आजाद? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित बिल प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या फिर स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन से अभिप्राय आपका होता है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया होती है जो कि शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है। इसी से आपके छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करने में मूल्यांकन का बहुत ही अहम रोल होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट के कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, तो लास्ट तक आप इसमें जरूर बने रहेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने आंसर आपके सही हुए। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला, या फिर संगीत कला? तो बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? तो गांधी जी का मत था कि बालक की शिक्षा उपयोगी हस्तकला उत्पादन करने योग्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना शाब्दिक पुनर्बलन को दर्शाता है? अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन? तो छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, ये आपके एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत आती है। तो 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन इसके अंतर्गत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुनर्बलन से जो तात्पर्य होता है वो उस उद्दीपन से होता है जो अनुक्रिया की भविष्य में संभावना को बढ़ाते हैं, और पुनर्बलन छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना एक सकारात्मक पुनर्बलन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, या फिर विषय वस्तु को अरुचि उत्पन्न करना? तो कौन से श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य आपका हो जाएगा? तो इसमें आपका आ जाएगा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना। विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विषय वस्तु से आपको रुचि उत्पन्न करना है, ना कि अरुचि। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है 1, 2 और 3 आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लास मिल सके। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक एंड टेक केयर।